आए रीड करते हैं एग्जाम्ड एसेट्स की लिस्ट कौन सी है हमारे पास। ये स्टूडेंट्स में नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा अपकमिंग वीक में, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले इंशाल्लाह आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक लिस्ट है एग्जाम्ड एसेट्स की। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मोटर कार्स, सारी की सारी जो मोटर कार्स हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो सीजीटी में एग्जाम्ड है, छोटी है बड़ी है, लेकिन अगर कार है सारी की सारी जो कार्स हैं वो सीजीटी में एग्जाम्ड होती हैं। नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स याद रखिएगा, डेट्स की जितनी टाइप्स हैं उसके ऊपर सीजीटी अप्लाई नहीं होता। डेट्स के अंदर हाँ लोन नोट्स हैं, डिबेंचर्स हैं, या डेट के अंदर जो है वो कोई सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, कोई बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो डेट्स की जितनी टाइप्स हैं वो सीजीटी के अंदर एग्जाम्ड होती है। सो नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स डेट की टाइप है एग्जाम्ड। कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स सारे के सारे जो है वो एग्जाम्ड होते हैं। जो सीजीटी है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल ही नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स सारे के सारे जो है वो सीजीटी के अंदर एग्जाम्ड होते हैं। डेकोरेशंस अवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी, आपने कोई कारनामा कर लिया और आपको स्टेट की तरफ से कोई मेडल शेडल मिल गया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। डैमेजेस फॉर पर्सनल इंजरी, आपको स्टेट की तरफ से या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पर्सनल इंजरी पे आपको कोई पेमेंट मिली है तो एग्जाम्ड। शेयर्स इन वीसीटी, वीसीटी स्टूडेंट स्टैंड फॉर वेंचर कैपिटल ट्रस्ट, VCT स्टैंड फॉर वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। सो स्टूडेंट्स शेयर्स की एक कैटेगरी है ये, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब VCT का टॉपिक हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। सो VCT जो है वो बेसिकली शेयर्स की एक कैटेगरी है, शेयर्स की एक टाइप है। सो VCT के अंदर अगर आपने कोई शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो उसके ऊपर CGT एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट वन इंडोमेंट पॉलिसी प्रोसीड्स, इंडोमेंट फंड होता है गवर्नमेंट की तरफ से। सो इंडोमेंट फंड से आपको कोई पैसे अगर मिल रहे हैं तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज गेन आपके पास अगर आ जाता है, आपके पास कोई फॉरेन करेंसी है उसके ऊपर एक्सचेंज गेन लॉस कोई आ जाता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वर्क ऑफ आर्ट फॉर नेशनल यूज़, स्टूडेंट्स नेशनल यूज़ के लिए कोई पोर्ट्रेट कोई पेंटिंग वगैरह आप बनाते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जिल्टेड सिक्योरिटीज, स्टूडेंट्स जहाँ पे सिक्योरिटी का वर्ड दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, डेट्स की सारी टाइप्स जो है वो सीजीटी के अंदर एग्जाम्ड हैं। सिक्योरिटी का वर्ड यूज़ हो जाए, बॉन्ड का वर्ड यूज़ हो जाए, सर्टिफिकेट का वर्ड यूज़ हो जाए, लोन नोट्स आ जाएं, डिबेंचर्स आ जाएं, तो ये सारी की सारी जो टाइप्स हैं वो सीजीटी के अंदर एग्जाम्ड होती हैं। सो क्वालिफाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का वर्ड आ गया एग्जाम्ड। कंपनी लोन नोट्स एग्जाम्ड। चैटल्स, स्टूडेंट्स याद रखिएगा अभी हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में चैटल्स का टॉपिक। चैटल्स जो है वो टेंजिबल मूवेबल एसेट्स को कहते हैं, वो सारे के सारे एसेट्स जो टेंजिबल भी होते हैं और मूवेबल भी होते हैं उन एसेट्स को हम बोलते हैं चैटल्स। कुछ जो चैटल्स हैं वो एग्जाम्ड होते हैं और कुछ जो चैटल्स हैं वो टैक्सेबल होते हैं। सो हम दोनों ही डील करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन, निसा नहीं है, निसा इसका पुराना नाम था, एन कट कर दीजिएगा, अब भी सिर्फ IS से है। IS से स्टैंड फॉर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। स्टूडेंट्स आपने अगर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है, सो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के अंदर आपने कोई पैसे रखे हुए हैं, सो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट एक स्पेसिफिक टाइप का अकाउंट है जिससे आपको कोई भी रिटर्न मिलेगा तो वो एग्जाम्प्ट होगा। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से कोई भी रिटर्न अगर आपको मिलता है तो स्टूडेंट्स वो एग्जाम्प्ट होगा। प्राइज एंड बैटिंग विनिंग, स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो बैटिंग है, कैसीनोज वगैरह बने हुए हैं यूके में, सो बैटिंग यूके में अलाउ भी है और अगर आप जीत जाते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स ये एक लिस्ट है हमारे पास एग्जाम्प्ट एसेट्स की। इस लिस्ट के अंदर जो एसेट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एग्जाम्प्ट हैं, आपने इनको मेमोराइज करना है। इस लिस्ट में जो एसेट्स नहीं आ रहे वो सारे के सारे चार्जेबल एसेट्स हैं। सो ये लिस्ट आपने याद रखनी है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं चार्जेबल एसेट्स में क्या क्या आएगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग आपको इस लिस्ट में नज़र नहीं आएगी, गुडविल आपको इस लिस्ट में नज़र नहीं आएगी, लीज पे अगर आपने कोई एसेट लिया हुआ है वो आपको इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा होगा, अनकोटेड शेयर्स जो हैं वो आपको इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहे होंगे, कोटेड शेयर्स जो हैं वो आपको इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहे होंगे, यूनिट ट्रस्ट आपको इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहे होंगे। जो ट्रस्ट वगैरह होती हैं, जो ट्रस्ट होती हैं
उनको फंड रेज करने के लिए कोई फाइनेंस जब चाहिए होता है तो ट्रस्ट भी अपने शेयर्स इशू करती है। जो ट्रस्ट के शेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं यूनिट ट्रस्ट। उसके बाद सम चैटर्स, ये देखिएगा चैटर्स इधर भी आ रहे हैं और चैटर्स आ रहे हैं एग्जाम्प्ट कैटेगरीज में भी। सो चैटर्स जो है वो, कुछ चैटर्स जो है वो टैक्सेबल हैं और कुछ जो चैटर्स हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टर्म हम लोगों ने डिस्कस की, ये जो थर्ड टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारे पास जो है चार्जेबल एसेट्स की। सो हमने पढ़ा है कि जब एक चार्जेबल पर्सन चार्जेबल एसेट्स की डिस्पोजल करता है। अब हम बात करते हैं डिस्पोजल की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिस्पोजल का मतलब, नॉर्मली जब डिस्पोजल का वर्ड आता है तो हम डिस्पोजल का मतलब लेते हैं सेल। टैक्स के अंदर, कैपिटल गेन टैक्स के अंदर जो सेल है वो डिस्पोजल की जस्ट एक एग्जाम्पल है। डिस्पोजल का मतलब है, सीजीटी के अंदर डिस्पोजल का मतलब है ट्रांसफर ऑफ एसेट। स्टूडेंट्स, कभी भी आपने अगर एक एसेट ट्रांसफर किया, कभी भी अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर किया किसी भी तरीके से किया, तो उसको हम डिस्पोजल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पोजल की एग्जांपल्स देखते हैं कि डिस्पोजल कैसे कैसे हो सकती है, एसेट कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एसेट सेल कर दिया, तो जो सेल है वो तो ऑब्वियसली डिस्पोजल की एग्जांपल है ही है। तो एक एग्जांपल डिस्पोजल की हो सकती है सेल। इसके अलावा कैसे एसेट ट्रांसफर हो सकता है? स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एसेट इज रिगार्डेड एज डिस्पोज्ड इफ इट्स ओनरशिप ट्रांसफर। किसी भी तरह से एसेट ट्रांसफर हो जाए तो हम उसको डिस्पोजल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एसेट अगर आपने सेल कर दिया तो एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया। एसेट को अगर आपने गिफ्ट कर दिया किसी को, फिर भी आपसे एसेट ट्रांसफर हो गया। अगर आपसे एसेट गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, तो भी एसेट ट्रांसफर हो गया। अगर एसेट आपसे डिस्ट्रॉय हो गया, खुदा न खास्ता आग वगैरह लग गई, तो भी एसेट ट्रांसफर हो गया। अगर एसेट चोरी हो गया, थेफ्ट के केस के अंदर भी एसेट डिस्पोजल कंसिडर होगा। हाँ, गेन लॉस की जो कैलकुलेशन है वो वेरी कर जाएगी। कैपिटल गेन या लॉस जो है वो हर मेथड में ज़रा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगा, लेकिन सीजीटी के अंदर कभी भी एसेट ट्रांसफ़र हो जाए तो हमने उसको डिस्पोजल कंसिडर करना है और वो सीजीटी के अंदर अकाउंट फॉल करना है हम लोगों ने। अब नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं डेट ऑफ डिस्पोजल। डेट ऑफ सेल हम कैसे डिसाइड करते हैं, डेट ऑफ सेल क्या हो सकती है? फ्रेंड्स देखिएगा, डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें जिस डेट के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, उस दैट डेट इज डेट ऑफ डिस्पोजल। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जिस दिन एसेट ट्रांसफर हो गया, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग हो गया, उस दिन जो है वो डेट ऑफ डिस्पोजल है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स में तो कोई इशू ही नहीं है। सो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉर्मली डेट ऑफ डिस्पोजल, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिस दिन एग्रीमेंट हो गया, वो डेट ऑफ डिस्पोजल। लेकिन कई दफ़ा होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसका नाम से स्टूडेंट्स पता चल रहा है आपको। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंट कंडीशंस रखी हुई होती हैं। सो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग होगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग नहीं होगा और एसेट की डिस्पोजल कंसिडर नहीं की जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ जी कि मैं इस साल आपको बिल्डिंग सेल करूँगा, लेकिन अगर मेरे बिजनेस का प्रॉफिट मोर देन 1 मिलियन हुआ तो। अब हमने बिल्डिंग के सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप लोगों के साथ कर लिया है, बिल्डिंग में आपको कब सेल करूंगा, कितने की सेल करूंगा, लेकिन बीच में एक कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है कि बिजनेस, मेरे इस साल का बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। अब जैसे ही मेरा इस साल बिजनेस का प्रॉफिट 1 मिलियन से ज़्यादा हुआ, कंडीशन पूरी हो जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कब वैलिड होते हैं, कब लीगली बाइंडिंग होते हैं? जब सारी की सारी कंडीशंस पूरी हो जाती है। सो अगर आपने कोई एसेट सेल करना है और आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जिस डेट के ऊपर
कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, वो डेट आपके लिए डेट ऑफ सेल कंसिडर होएगी और उस डेट पे आपने उस एसेट का गेन या लॉस कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट, डेथ ट्रांसफर्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो सीजीटी है ये एक लाइफ टाइम टैक्स है। सीजीटी कभी भी डेथ के बाद ट्रांसफर, जो एक बंदे की डेथ के बाद जब उसके एसेट्स ट्रांसफर किए जाते हैं उसके ऊपर सीजीटी एप्लीकेबल नहीं होता, उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ टैक्स है जिसको हम बोलते हैं आईएचटी। सो सीजीटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम ट्रांसफर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर एक बंदे ने अपनी लाइफ में कोई एसेट ट्रांसफ़र किया है तो उसके ऊपर सीजीटी एप्लीकेबल है। एक बंदे की डेथ के बाद अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र होएगा तो उसके ऊपर सीजीटी एप्लीकेबल नहीं है, उस पर सिर्फ आईएचटी एप्लीकेबल होता है। इसी तरह ट्रांसफ़र टू चैरिटी, अगर आप कोई अमाउंट चैरिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, कोई एसेट अगर आप चैरिटी को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके ऊपर भी सीजीटी एप्लीकेबल नहीं है। सो उस केस के अंदर भी नो सीजीटी इम्प्लीकेशंस। सो ये तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और थर्ड केस हो सकता है डेथ ट्रांसफर्स वगैरह का। डिस्पोजल से रिलेटेड हमने कितने पॉइंट्स पढ़े? नंबर 1 हमने डेफिनेशन देखी डिस्पोजल का मतलब क्या है। नंबर 2 हमने डेट ऑफ डिस्पोजल को डिस्कस किया। थर्ड वन हम देखते हैं अब डिस्पोजल प्रोसीड्स मींस सेलिंग प्राइस। डिस्पोजल प्रोसीड्स, सेलिंग प्राइस। सबसे पहली टर्म स्टूडेंट्स आपके सामने आ रही है सेल एट आर्म्स लेंथ। अगर आपने एक एसेट मार्केट रेट के ऊपर ट्रांसफ़र किया है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपने एक एसेट ट्रांसफ़र ही किया है मार्केट रेट के ऊपर, नो इशू एट ऑल। जो आपकी सेलिंग प्राइस है वही डिस्पोजल प्रोसीड बन जाएगी। सेलिंग प्राइस विल बी डिस्पोजल प्रोसीड्स, नो इशू। लेकिन नॉट सोल्ड एट आर्म्स लेंथ, अगर आपने एक एसेट आर्म्स लेंथ के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं किया, अगर आपने मार्केट रेट पे एक एसेट ट्रांसफ़र नहीं किया तो उस केस के अंदर मार्केट वैल्यू क्या बनेगी, डिस्पोजल प्रोसीड क्या बनेगी, मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जांपल गिफ्ट का केस है, अगर आपने एक एसेट गिफ्ट कर दिया है किसी को तो गिफ्ट्स के केसेस के अंदर भैया जो डिस्पोजल प्रोसीड है वो मार्केट वैल्यू बनेगी। इसी तरह अगर आपने कोई एसेट मार्केट से कम रेट के ऊपर किसी को सेल कर दिया, अगर आपने एक एसेट जो है वो मार्केट से कम रेट के ऊपर किसी को कर दिया सेल, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा कि जो मार्केट वैल्यू है वो आपके लिए बनेगी डिस्पोजल प्रोसीड्स। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक एसेट है जिसकी मार्केट वैल्यू है सपोज 10,000 पाउंड्स। एक एसेट है जिसकी मार्केट वैल्यू है 10,000 पाउंड्स और हमने इस एसेट को स्टूडेंट्स सेल कर दिया कोई 7,000 पाउंड्स, और इसकी जो कॉस्ट है, जो परचेज प्राइस थी हमारे पास, वो थी कोई 4,000 पाउंड्स। सो इवन दो हमने इस एसेट को सेल किया है लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है 10,000, हमने इसको सेल कितने का किया 7,000 पाउंड्स का। दिस इज कॉल्ड सेल एट अंडर वैल्यू। कभी भी कोई ट्रांजैक्शन अगर आप मार्केट रेट पे नहीं करते तो उस केस के अंदर डिस्पोजल प्रोसीड क्या बनेगी स्टूडेंट्स, हमेशा डिस्पोजल प्रोसीड बनेगी मार्केट वैल्यू। सो हम यहाँ पे डिस्पोजल जो प्रोसीड्स जो लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू, जो कि कितनी है 10,000 पाउंड्स। उसके बाद हम इस एसेट की कॉस्ट डिडक्ट करेंगे जो कि है 4,000 पाउंड्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास कैपिटल गेन, ये हमारे पास इस एसेट का कैपिटल गेन आ गया।
तो इस एसेट के ऊपर हमें कैपिटल गेन कितना हुआ 6000 पाउंड। सो बताने का मतलब क्या है, कभी भी कोई एसेट अगर हम मार्केट रेट पे सेल नहीं कर रहे तो उस केस के अंदर हमने डिस्पोजल प्रोसीड क्या रखेंगे हम लोग, मार्केट। ठीक, हस्बैंड वाइफ में जब भी ट्रांजैक्शन होगा कोई भी, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगी, कॉस्ट एक्चुअल सेलिंग प्राइस इग्नोर हो जाएगी। तो कॉस्ट भी हस्बैंड की कितनी है 4, सेलिंग प्राइस भी 4, हस्बैंड का गेन कितना 4, और जो वाइफ है उसकी कॉस्ट भी 4000। सो ये ट्रीटमेंट है ट्रांजैक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हस्बैंड वाइफ के अलावा आपको कोई डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ के अलावा कभी भी कोई ट्रांजैक्शन हो और उसने आपको बताया हो क्वेश्चन के अंदर कि जो सेलिंग प्राइस है वो मार्केट रेट से कम है, सो आपने हमेशा क्या करना है, हमेशा आपने क्या करना है कि भैया आपने मार्केट वैल्यू जो है उसको सेलिंग प्राइस ले लेना है। स्टूडेंट्स, कनेक्टेड पर्सन, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया हस्बैंड वाइफ के अलावा बाकी सारी पार्टीज़ की सेम इम्प्लीकेशन। कनेक्टेड पर्सन में आता क्या क्या, स्पाउस, डायरेक्ट रिलेटिव्स एंड देयर स्पाउस, स्पाउस डायरेक्ट रिलेटिव एंड देयर स्पाउस, बिजनेस पार्टनर, देयर स्पाउस एंड डायरेक्ट रिलेटिव्स। मतलब सुने, मैं हूँ ना, गौर से सुन लीजिएगा, मेरे ब्लड रिलेटिव मेरे लिए रिलेटेड कनेक्टेड पर्सन या रिलेटेड पार्टी है, मेरे ब्लड रिलेटिव जितने भी हैं और उनके स्पाउस, मेरी वाइफ मेरे लिए कनेक्टेड पर्सन है, मेरी वाइफ के ब्लड रिलेटिव और उनके स्पाउस। ठीक, दोबारा सुने, कनेक्टेड पर्सन में क्या क्या आता है, अगर मैं अपने लिए कनेक्टेड पर्सन डिसाइड करूंगा तो कौन कौन आएगा, मेरे ब्लड रिलेटिव उनके स्पाउस, मेरी वाइफ के ब्लड रिलेटिव उनके स्पाउस, मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरे बिजनेस पार्टनर के ब्लड रिलेटिव या उनके स्पाउस। तो ये सारे आते हैं आपके कनेक्टेड पार्टीज, आपके आपके स्पाउस के और आपके बिजनेस पार्टनर के ब्लड रिलेटिव भी और उनके स्पाउस भी। सिंपल वर्ड्स, ये सारे के सारे कनेक्टेड पर्सन कहलाते हैं। लेकिन सिंपल वर्ड्स में भैया हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी भी इसके साथ भी ट्रांजैक्शन होगा तो आपने डिस्पोजल प्रोसीड लेनी है, मार्केट वैल्यू। ये एक छोटी सी बात आप लोग याद रख लें बस। आगे चलते हैं, चार्जेबल पर्सन की डिस्कशन हमने कर ली। कौन से पर्सन जो है वो चार्जेबल पर्सन होते हैं, रेजिडेंट हो तो क्या होगा, रेजिडेंट ना हो तो क्या होगा। आगे चलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट गेन और लॉस। जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स गेन लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, आए कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस की डिस्कशन करते हैं। जी, कभी भी हम कोई एसेट अगर सेल करने जा रहे हैं तो उस केस के अंदर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो है वो उसकी जो है ना कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। आए मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल एक बिल्डिंग की। इसी एग्जांपल से आपको सारा कुछ समझ आ जाना है, थोड़ा सा काइंडली कंसंट्रेट कीजिएगा। हमने एक बिल्डिंग जो है वो परचेज की बिल्डिंग की एग्जांपल लेते हैं। हमने एक बिल्डिंग परचेज की, सपोज कर लें कोई 20,000 नहीं 2 लाख पाउंड। परचेज करने के टाइम पे हमारे पास साथ इसके साथ साथ कोई आ गई इंसिडेंटल कॉस्ट। इंसिडेंटल कॉस्ट किसे कहते हैं,
परचेज एसेट को परचेज करने के टाइम पे परचेज प्राइस के अलावा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही होती है, फॉर एग्जांपल लीगल डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट हो सकती है, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट हो सकती है, प्रॉपर्टी एजेंट की फ़ी हो सकती है, या अगर आपने ऑक्शन के थ्रू कोई एसेट परचेज किया है तो उसमें ऑक्शन की फ़ी हो सकती है। तो परचेज प्राइस के अलावा जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं उनको सारी की सारी जो कॉस्ट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल कॉस्ट। तो सपोज कर लें बिल्डिंग हमने 2 लाख की परचेज़ की और बिल्डिंग परचेज़ करने के टाइम के ऊपर जो है ना कोई 10,000 जो है वो उसकी आ गई इंसिडेंटल कॉस्ट। आगे चलते हैं। बिल्डिंग हमने परचेज़ की, परचेज़ करने के बाद हमने कुछ इसके ऊपर की कैपिटल इम्प्रूवमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कर लें हमने इसके ऊपर कोई रूम कंस्ट्रक्ट किया, हमने एक नया रूम कंस्ट्रक्ट किया और रूम के ऊपर जो है ना वो हमने स्पेंड कर दिए कोई 25,000। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट आ गई इस एसेट की। इस एसेट के ऊपर हमने कितनी अमाउंट स्पेंड की, टोटल 2,35,000 और कुछ साल गुजरने के बाद अभी हम इस एसेट को सेल करने जा रहे हैं, तो हमने इस एसेट को सपोज कर लें सेल कर दिया कोई 3 लाख। इसी तरह जिस तरह सेल करने परचेज करने के टाइम पे इंसिडेंटल कॉस्ट हो सकती है, इसी तरह सेल किसी भी एसेट को सेल करने के टाइम के ऊपर भी इंसिडेंटल कॉस्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जब हमने इस एसेट को सेल किया तो सेल करने के टाइम पे भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट आ सकती है। इस एसेट को सेल करने के टाइम के ऊपर भी कोई एडवर्टाइज आपको करना पड़ सकता है। इसको सेल करने के टाइम के ऊपर भी आपको एजेंट को कमीशन देना पड़ सकता है। सो सपोज कर लें जब हमने इस एसेट को सेल किया तो कोई 5,000 की इंसिडेंटल कॉस्ट हमने बियर की। सो ये लें जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया कैपिटल गेन। तो ये आपके पास आ गया है जी कैपिटल गेन। सो कोई भी एसेट अगर हम सेल करते हैं, कोई भी एसेट अगर हम सेल करते हैं तो स्टूडेंट्स हमने इसी तरह से उसका गेन या लॉस फाइंड करना। किसी का कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछिएगा। सिंपल सेलिंग प्राइस में से रेलिवेंट कॉस्ट सारी की सारी जो है वो डिडक्ट कर लें, बात खत्म। किसी को कुछ भी पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन है ज़रूर, मोस्ट वेलकम। सपोज कर लें हमने इसके साथ साथ एक और बिल्डिंग भी सेल की, हमने 2 बिल्डिंग सेल की, 2 एसेट सेल किए इस साल। एक और एसेट हमने सेल किया 2 लाख का और उसको हमने परचेज़ किया था सपोज कर लें 5 लाख का, लॉस पे सेल कर। सो एसेट 2 जो है वो हमने स्टूडेंट सेल कर दिया लॉस। सो एक एसेट के ऊपर हमें गेन आया और एक एसेट के ऊपर हमें लॉस आ गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक साल में आप जितने भी एसेट, यूके के अंदर टैक्स ईयर कब से कब तक होता है, 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। तो एक टैक्स ईयर में आप जितने भी एसेट सेल करेंगे उनका आपने सेपरेटली गेन लॉस कैलकुलेट करना है। और सपोज आपने 10 एसेट भी सेल किए तो 10 का गेन लॉस कैलकुलेट करने के बाद एट द एंड आपने उनके गेन लॉसेस को नेट ऑफ करना है, उसको बोलते हैं नेट चार्जेबल गेन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो यहाँ पे नेट जो हमारे पास स्टूडेंट्स लॉस आ गया है जो कि है
2,40,000 पाउंड। तो एक साल में जितने भी एसेट अगर आप सेल आउट करेंगे उनके ऊपर जो भी गेन आएगा उसके ऊपर आप गेन लॉस कैलकुलेट कर देंगे। सपोज कर लें ये हम बात कर रहे थे 2018-19 की। सो 2018-19 के अंदर हमने 2 एसेट सेल किए और हमें नेट लॉस आ गया 2,40,000 का। अगर नेट गेन आएगा तो टैक्स देंगे, ऑब्वियस सी बात है कि लॉस के ऊपर तो टैक्स नहीं देंगे ना। तो इसका मतलब है 2018-19 के अंदर 2018-19 के अंदर हमें लॉस आ गया 2,40,000 पाउंड्स का, तो इस साल हमने कोई टैक्स पे नहीं करना। बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है 2019-20। सो नेक्स्ट ईयर के अंदर भी हमने डिफरेंट एसेट सेल आउट किए। सपोज कर लें 2019-20 के अंदर हम लोगों ने सेल किया है एक एसेट, जिसको हमने नाम दे दिया एसेट 1 का। नाम नहीं लिखते, एसेट 1 लिख लेते हैं। सो 2019-20 के अंदर हमने एक एसेट सेल किया एसेट 1, और सपोज कर लें उसके ऊपर हमें गेन आ गया कोई 70,000 पाउंड का। इसके साथ साथ हमने एक और एसेट सेल किया, इसको लिख लेते हैं एसेट 2। एसेट 2 के ऊपर स्टूडेंट्स हमें कोई कह लेते हैं हमें 15,000 का जो है वो लॉस हो गया। तो आपने जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट गेन। सो यहाँ पे हमारे पास जो नेट गेन आ गया है दैट इज 55,000 पाउंड्स। नेट चार्जेबल गेन, एक एसेट पे गेन आया। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी हम आ गए हैं 2019-20 में। सो 1920 के अंदर एक एसेट पे हमें गेन आ गया, दूसरे एसेट पे लॉस आ गया। नेट हमें गेन आ गया कितना, 55,000। अब नेट हमें गेन आ गया है तो इसका मतलब ये है कि इस साल हमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर गेन आ जाएगा तो आगे फिर कुछ स्टेप्स और हैं। अगर तो लॉस है तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में मैंने आपको समझाया। अगर नेट हमारे पास क्या आ जाए, लॉस, अगर हमारे पास नेट आ जाए लॉस तो बात ख़त्म। ये देखें, नेट हमारे पास क्या आ गया था, लॉस, तो हमने बात ख़त्म कर दी थी, फर्दर कोई स्टेप नहीं किया था हमने। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है नेट चार्जेबल गेन 55,000 पाउंड्स का, तो फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स किए। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट। एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट जो है ये क्या होती है स्टूडेंट्स, हर साल आपको एक फ़िक्स रिलैक्सेशन मिलती है जिसका नाम है एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट। हर साल आपको एक फ़िक्स रिलैक्सेशन दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट, और इसकी जो अमाउंट होती है वो होती है 12,000। हर साल आपको फ्री में ये वाली रिलैक्सेशन मिलती है। सो इस साल आपका जो गेन बच गया वो कितना बच गया, 43,000 पाउंड्स। तो यहाँ से आके आपने क्या करना है, अगर स्टूडेंट्स आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस है, कोई भी अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस पड़ा हुआ है तो आपने यहाँ पे उसको कर देना है डिडक्ट। अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस है यहाँ पे 2,40,000 पाउंड्स। सो यहाँ पे मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है, 43,000 पाउंड्स। सो जितना एडजस्ट हो सकता है वो हमने कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नेट चार्जेबल गेन की अगर हम बात करें तो नेट चार्जेबल गेन के हमारे पास कितना हो गया, 0। स्टिल जो रिमेनिंग लॉस है वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड टू 2021 में जो लॉस ट्रांसफ़र होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा टोटल लॉस हमारे पास कितना था, 2,40,000 पाउंड्स, और उसमें से हमने कितना एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, 43,000। बाकी लॉस कितना रह गया,
197,000 पाउंड्स, ये उससे भी अगले साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे देखा क्या कि अगर किसी साल में हमें लॉस है, अगर किसी साल के अंदर हमें लॉस आता है तो उसको हमने कैरी फॉरवर्ड करना है और अगले सालों में हमने एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट माइनस करवाने के बाद एडजस्ट करना है, और लॉस को तब तक हमने कैरी फॉरवर्ड करते रहना है जब तक वो किसी साल में एडजस्ट नहीं हो जाता। सो स्टूडेंट्स, ये ट्रीटमेंट है हमारे पास कैपिटल लॉस का। अगर किसी साल में हमें कैपिटल लॉस होगा तो उसको हमने अगले साल के एनुअल एग्जाम्शन के बाद, ये देखिएगा, ये याद रखनी है बात आपने, एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट माइनस करवाने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा, यहाँ से आपने जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करना है। और कैपिटल लॉस को आप इनडेफिनेट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैपिटल लॉस को हम इनडेफिनेट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक हमारा लॉस जो है वो एडजस्ट नहीं हो जाता, डिडक्ट नहीं हो जाता। आगे चलते हैं फिर। स्टूडेंट्स, ये देख लीजिएगा, ये आपके पास प्रोफॉर्मा आ रहा है। उसके बाद हमने गेन या गेन कैपिटल गेन लिखना है, इसमें से हमने इस साल के कैपिटल लॉसेस को माइनस करवा देना है। उसके बाद हमने एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट माइनस करवानी है। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस माइनस करवाने हैं, तो हमारे पास टैक्सेबल गेन्स आ जाएंगे और इस गेन के ऊपर स्टूडेंट्स हमने टैक्स पे करना है। नीचे एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ 12,000 पाउंड 500 पाउंड ईच ईयर, और अगर ये आप यूटिलाइज नहीं कर पाते तो ये वेस्ट हो जाएगी। आए, इसके बाद ना मैं आपको इनकम टैक्स के 2 पॉइंट समझाता हूँ जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे रेलिवेंट है। यहाँ पे अभी मैंने आपको 2 पॉइंट समझाने हैं इनकम टैक्स के। सबसे पहले एक टर्म मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। स्टूडेंट्स, टैक्सेबल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही आसान, सारी की सारी जो इनकम्स हैं वो हमने ऐड करनी है। एक बंदे की जितनी भी इनकम होंगी वो हमने ऐड कर लेनी है। ऐड ऑल इनकम्स। अब एक इंडिविजुअल की इनकम क्या क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल का कैपिटल गेन हो सकता है, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट इनकम हो सकती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है। सो मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के इनकम के। सो एक इंडिविजुअल की एक टैक्स ईयर में जितनी भी इनकम्स होंगी वो हमने सारी की सारी इनकम्स को ऐड कर लेना। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम्स हैं, सपोज कर लें कोई 40,000, इसमें से हमने लेस करवा देना है पर्सनल अलाउंस। जिस तरह अभी ऊपर हमने पढ़ा, सीजीटी के अंदर आपको हर साल एक फ़िक्स रिलैक्सेशन मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट। इसी तरह भैया आपको इनकम टैक्स में भी हर साल एक फ़िक्स रिलैक्सेशन दी जाती है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल अलाउंस। और पर्सनल अलाउंस की अमाउंट होती है 12,500। एनुअल एग्जाम्शन है 12,000 की और पर्सनल अलाउंस होता है 12,500 का। सो लें जी, सो एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी थी? 40,000, पर्सनल अलाउंस माइनस हो गया 12,500 का, तो ये आ गई उसकी टैक्सेबल इनकम। सो
इस तरह से स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम। सारी की सारी इनकम्स को ऐड कर लो, उसमें से पर्सनल अलाउंस को डिडक्ट कर दो, जो बाकी इनकम बचेगी उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट जो टर्म मैंने आपको समझानी है दैट इज बेसिक रेट बैंड। बेसिक रेट बैंड, इस तरह स्टूडेंट्स नाम से पता चल रहा है बेसिक रेट बैंड ये एक इनिशियल लेवल होता है टैक्स का जिसके अंदर जो इनकम टैक्स का रेट है वो थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेसिक रेट बैंड। और इसकी जो स्टूडेंट्स अमाउंट होती है ना वो फिक्स होती है, और वो कितनी है फिक्स, 37,500 पाउंड। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो टैक्सेबल इनकम कितनी है हमारी 27,500 और बेसिक रेट बैंड कितना है 37,500। सो इनकम कितनी है 27,500। इसमें यहाँ पे जब हम इस 27,500 के ऊपर टैक्स रेट्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 27,500 जो है वो यूज़ हो जाएगा, तो अनयूज्ड बेसिक रेट बैंड कितना बचेगा 10,000 पाउंड्स। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक रेट बैंड अनयूज्ड फ्रॉम इनकम टैक्स विल बी यूटिलाइज्ड इन सीजीटी। इनकम टैक्स में से जो बेसिक रेट बैंड बच जाएगा वो जाके यूज होगा कहाँ पे, सीजीटी में। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिक रेट बैंड कितना स्टूडेंट्स बच गया, 37,500 का टोटल बेसिक रेट बैंड होता है, इसमें से 27,500 की इनकम है तो वो यूज़ हो गया यहाँ पे, तो जो बच गया वो कितना बच गया 10,000 पाउंड्स, ये जाके अब यूज़ हो जाएगा सीजीटी में। अब सीजीटी में जब हम टैक्स रेट्स अप्लाई करेंगे तो सपोज कर लें जब हम सीजीटी के अंदर टैक्स रेट्स अप्लाई करेंगे जाके तो 10,000 पे लोअर टैक्स रेट लगेगा और रिमेनिंग जो गेन होगा उसके ऊपर टैक्स का रेट हायर लगेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक बंदा है जिसकी इनकम्स अगर हम ऐड करें तो वो है 90,000। अब इस बंदे की इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी है 77,500, टोटल इनकम है 90,000, इसमें से हम पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 77,500। बेसिक रेट बैंड कितना है 37,500, इसका मतलब है कि अनयूज्ड बेसिक रेट बैंड कितना है 0, बिकॉज unused basic rate band is 0। क्यों 0 है, बिकॉज taxable income is more than 37,500। तो अब सीजीटी के अंदर लोअर रेट अवेलेबल नहीं है आपको, अब सीजीटी के अंदर सारे का सारा आपका हायर रेट ही लगेगा। सो ये बात याद रखनी है, आपने देखना है कि बेसिक रेट बैंड इनकम टैक्स में से कितना बच रहा है। सपोज पहली एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि बेसिक रेट बैंड इनकम टैक्स में बच रहा था कितना 10,000, तो सीजीटी के अंदर 10,000 के ऊपर लोअर रेट लगेगा, रिमेनिंग टैक्सेबल गेन्स के ऊपर हायर रेट लगेगा। तो ये आपने अच्छे से जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखने। आए एक कंप्लीट एग्जांपल करते हैं, एक कंप्लीट एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने बिल्कुल पूरा परफॉर्मा हम लोगों ने किस तरह से बनाना है और किस तरह से हम लोगों ने गेन लॉस की कैलकुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल गेन और लॉस की। अगर हम बात करें कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की तो सपोज कर लें कि हम लोगों ने इस साल
एसेट 1 सेल किया तो एसेट 1 के ऊपर जो है वो हमें 60,000 का गेन हो गया। हम लोगों ने एसेट 2 सेल किया तो एसेट 2 के ऊपर हमें कोई कह लो 15,000 का प्रॉफिट हो गया, सॉरी लॉस हो गया। जहाँ तक इनकम की बात है, मैं आपको इनकम का डाटा भी थोड़ा सा दे देता हूँ। सो इनकम की जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स, तो इस बंदे की सिर्फ और सिर्फ इस साल एम्प्लॉयमेंट इनकम है और वो है 30,000। एक छोटी सी एग्जांपल है। और जब हम रिक्वायरमेंट पे आते हैं तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमने CGT लाइबिलिटी कैलकुलेट करके देनी है, उसको हमने टैक्स कैलकुलेट करके देना है उसको। तो हम इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करना है गेन। तो अगर मैं आपको प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर बताऊं तो सबसे टॉप के ऊपर हम लिखते हैं बंदे का नाम मिस्टर ए, कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूटेशन, और एंड पे हम लिख देना होता है टैक्स ईयर। सपोज हम लोग जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं 2019-20 की, तो हम टॉप की लाइन में हमने सबसे पहले ये लिखना है मिस्टर ए कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूटेशन फॉर द टैक्स ईयर 1920। सो करंट ईयर के अंदर स्टूडेंट्स, करंट ईयर के अंदर हम लोगों ने 2 एसेट सेल आउट किए हैं और उनका जो है वो हम लोगों ने गेन लॉस ये लिख दिया। सो इस साल हमारा जो नेट गेन है, नेट चार्जेबल गेन जो है, नेट चार्जेबल गेन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 45,000 पाउंड का। इसके बाद हमने माइनस करवाना है एनुअल एग्जाम अमाउंट, और वो आपको पता है फिक्स अमाउंट होती है 12,500 पाउंड की। ठीक, सो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो गेन आ गया वो 32,500 है। यहाँ पे हमने लिखना होता है ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस। ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस इस एग्जांपल में हमारा कोई है नहीं। सो यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो टैक्सेबल गेन जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया वो आ गया 32,500। सो 33,000 का हमारे पास आ गया कैपिटल गेन। ठीक है सर, ठीक है। सो 12,000 पाउंड हमने माइनस किया एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट, तो हमारे पास रिमेनिंग गेन आ गया। ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस कोई है नहीं, तो टैक्सेबल गेन आ गया 33,000 पाउंड्स का। अब 33,000 पाउंड्स के ऊपर स्टूडेंट्स हमने अप्लाई करनी है टैक्स रेट्स। 2 रेट्स होते हैं टैक्स के, एक लोअर रेट होता है 10% और टैक्स का जो हायर रेट होता है, एक टैक्स का लोअर रेट है 10% और जो है दूसरा टैक्स का हायर रेट होता है 20%। तो अभी हम लोगों ने टैक्स के रेट्स डिसाइड करने हैं कि टैक्स का रेट क्या एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। उसके लिए हमें चाहिए अनयूज्ड बेसिक रेट बैंड। अगर कोई बेसिक रेट बैंड जो है इनकम टैक्स से फ्री हुआ तो उसके ऊपर लो टैक्स का रेट होगा और रिमेनिंग गेन के ऊपर टैक्स का रेट हायर होगा। सो अब हम लोगों ने बेसिक रेट बैंड कैलकुलेट करना है विच इज़ अनयूज्ड। आइए जी कैलकुलेट करते हैं। तो अनयूज्ड बेसिक रेट बैंड की कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है टैक्सेबल इनकम, जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पे वर्किंग नंबर 1। तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल इनकम।
इस बंदे की सिर्फ एक ही इनकम है जो क्या एम्प्लॉयमेंट इनकम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इस क्वेश्चन के अंदर इस बंदे की सिर्फ एक ही इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम। सो जितनी भी इनकम होंगी इस इंडिविजुअल की वो हम लोगों ने कर लेनी है ऐड। सो इस बंदे की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 30,000, वो हमने कर ली, यहाँ पे लिख ली। इसमें से हम लोग लेस करवाएंगे पर्सनल अलाउंस। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स पर्सनल अलाउंस होता है 12,500 का। सो ये आ गया जी हमारे पास टैक्सेबल इनकम। $17,500। अब अनयूज्ड बेसिक रेट बैंड। स्टूडेंट्स आपको पता है बेसिक रेट बैंड कितना होता है 37,500। इनकम कितनी है 17,500। सो यहाँ पे हमारा 17,500 का बेसिक रेट बैंड यूज़ हो गया होगा। तो जो अनयूज्ड है वो हमारे पास है 20,000 पाउंड्स। लीजिए 20,000 पाउंड्स का जो है वो अनयूज्ड बेसिक रेट बैंड है, जिसके ऊपर लो टैक्स का रेट लगेगा 10%। और रिमेनिंग गेन जो है, टोटल गेन आपका कितना है 33,000 पाउंड्स माइनस 20,000 पाउंड्स। तो जो रिमेनिंग गेन है 13,000 पाउंड का, उसके ऊपर हायर टैक्स रेट अप्लाई होगा। और वो कितने 20%। सो इक्वल टू ये एंड मल्टीप्लाइड बाई 10%। सो ये पूरे के पूरे 30,000 पाउंड्स के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया टैक्स रेट, और ये हमारे पास आ गया टोटल टैक्स। दिस इज कॉल्ड CGT लाइबिलिटी। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट्स किसी को कोई बात भी अगर समझ नहीं आई तो मेरे से ज़रूर पूछ लीजिए। इस एग्जाम्पल में कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो ज़रूर पूछे। ये पूरी कंप्लीट एग्जाम्पल आप लोगों के पास, इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो ज़रूर बताएं मुझे। स्टूडेंट्स देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल गेन ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैपिटल गेन्स हैं, अगर आपके पास कैपिटल गेन है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देखिए नॉर्मली टैक्स का रेट कितना है 10 और 20%, ये नॉर्मल रेट्स हैं कॉर्पोरेशन CGT के। लेकिन अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से अलाउड किया है तो 10 instead of 10 you have to pay CGT of 18% and you have to pay CGT of 28% instead of 20%। 10% की जगह 18% का रेट एप्लीकेबल है और 20% की जगह 28% का रेट एप्लीकेबल है। 8% एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ेगा इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। स्ट्रेट अवे इसके एक एग्जांपल करते हैं। देखिए जी, सेम एग्जांपल,
हमारे पास हमने एसिड 1 सेल किया। एसिड 1 जो है वो नॉट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। एसिड 2 हमने सेल किया, ये है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो एसिड 1 के ऊपर हमें गेन आ गया 40,000 का, और एसिड 2 के ऊपर हमें गेन आ गया कोई 25,000। इसके अलावा हमारी इनकम जो है, इनकम कर लेते हैं इस एग्जांपल में, नील ज़रा सिंपल हो जाएगी। हमारी इस एग्जांपल के अंदर कोई भी जो है वो इनकम नहीं है। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस है। हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस आ रहा है, वो हम ऐसे कर लेते हैं कोई 14,000 पाउंड। एक छोटी सी एग्जांपल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से गेन कितने 15,000, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से गेन कितने 40,000, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने हैं 14,000 के, इनकम इस बनने की है 0 नील। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मिस्टर इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन होगा तो आपने क्या करना है, 2 कॉलम बना लेने हैं। यहाँ पे एक कॉलम आपने बनाना है अदर गेन्स का, और आपने दूसरा कॉलम बनाना है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के गेन्स का। आपने स्टूडेंट्स 2 कॉलम बना लेने। एक कॉलम होएगा उन गेन्स का जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के, और दूसरा कॉलम होएगा अदर गेन्स का। जी, सो हमारे पास जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के गेन्स हैं वो 25,000 है, और जो अदर गेन्स हैं वो है 40,000 पाउंड्स के। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मुझे एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट किधर से डिडक्ट करनी चाहिए। एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट जो है 12,000 पाउंड्स की, वो मुझे किधर से डिडक्ट करनी चाहिए? अदर गेन्स में से डिडक्ट करूं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले गेन से डिडक्ट करूं? जल्दी से बोलिए। तो याद रखिएगा, चूँकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स रेट ज़्यादा है, इसलिए हमेशा जो एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट है वो आपने हमेशा डिडक्ट करनी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के गेन से। ठीक इसी तरह ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस हैं हमारे पास। यार इसको मैं कर लेता हूँ कोई 9,000।
क्योंकि वो फिर सारा कवर हो जाना है, कॉन्सेप्ट वापस समझ ही नहीं आना। एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा आप लोगों ने डिडक्ट करनी है, किधर से? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से। ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस के बारे में क्या ख्याल है आपका? ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस किधर से एडजस्ट होने चाहिए? तो ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस भी आप डिडक्ट करोगे हमेशा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जी यहाँ तक स्टूडेंट्स मुझे बताएं को आपको मसला तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। 2 कॉलम बनाने हैं, दोनों कॉलम्स के अंदर सेपरेट सेपरेट आप लोगों ने गेन लिख लेने। एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के गेन से डिडक्ट करनी है। ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस भी आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के गेन से डिडक्ट करनी है। तो हमारे पास आ जाएंगे टैक्सेबल गेन्स। जहाँ तक बात है ना टैक्स रेट्स की, तो स्टूडेंट्स देखें टैक्स रेट जो है ना वो आप जिस पे मर्जी पहले लगा लें। टैक्स रेट बेशक अदर गेन्स के ऊपर पहले लगा लें या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे पहले लगा लें, एक्स्ट्रा तो 8% ही देना पड़ना है ना। अगर आप टैक्स रेट्स देखेंगे ना, देखिए बेसिक रेट बैंड में भी कितना फ़र्क है, 10 और 18 मीन्स 8% का, और हायर रेट बैंड में भी कितना डिफरेंस है, 8% का। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ना है 8%। वो बेशक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे टैक्स रेट्स पहले अप्लाई कर लें या आप अदर गेन्स के ऊपर टैक्स रेट्स पहले अप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल अदर गेन्स के ऊपर अगर हम टैक्स रेट्स पहले अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा, इस बंदे की इनकम कितनी है? 0। तो बेसिक रेट बैंड कितना अनयूज्ड है? फुल 37,500। बाकी गेन्स कितने बच गए? टोटल गेन्स कितने हैं? 40,000। बेसिक रेट बैंड कितना है? 37,500 का। तो ये स्टूडेंट्स बाकी गेन्स बच गए आपके पास। दोबारा देख लें, टोटल गेन कितना है? 40,000। इसमें से 37,500 के ऊपर टैक्स का रेट लग गया 10%। 40,000 माइनस 37,500, तो बाकी गेन्स कितने बच गए? 2,500 के, उसके ऊपर हायर रेट लग गया 20% का। अब हम बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले गेन्स की। सो जब हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के गेन्स की, तो बेसिक रेट बैंड यूज़ हो गया स्टूडेंट्स एक दफ़ा। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले गेन्स कितने हैं? 4,000 पाउंड। उसके ऊपर स्टूडेंट्स हायर रेट लगेगा, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का हायर रेट कितना होता है? 8%। सो यहाँ पे इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 20। ये आपके पास टोटल टैक्स बन गया। फाइव थ्री सेवन जीरो। रिपीट कर रहा हूँ अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो। देखिए अदर गेम्स कितने थे? 40,000 के। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के गेम्स कितने थे? 25,000। एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट और ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस आपने डिडक्ट करने हैं फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। हाँ, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन ना हो या ज़ीरो हो तो फिर बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप अदर गेम्स में से डिडक्ट कर सकते हैं। सो एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट भी हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में से डिडक्ट कर दी, और ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस भी हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में से डिडक्ट किया। सो ये 12,500 है एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट, और ये हमारे पास है ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस 9,000 पाउंड्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए टैक्सेबल गेन्स। जी जी ये रूल है,
हमेशा आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से पहले डिडक्ट करना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आगे टैक्सेबल गेंस। टैक्सेबल अदर गेंस कितने हैं हमारे पास? 40,000 पाउंड्स की। इस साल हमारी इनकम कितनी है? ज़ीरो। इसका मतलब है इनकम ही ज़ीरो है तो बेसिक रेट बैंड तो सारा अनयूज्ड है। सो 40,000 पाउंड्स में से बेसिक रेट बैंड सारा अनयूज्ड है, तो 40,000 पाउंड्स में से 37,500 के ऊपर 10% का रेट लग गया। सो 40,000 माइनस 37,500 कितना गेन बच गया? 2,500, उसके ऊपर हायर रेट लग गया। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिक रेट बैंड सारे का सारा यूज़ हो चुका है, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाला जो गेन है, कितना गेन है ये देखिएगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो गेन है वो है 4,000 पाउंड्स। सो 4,000 पाउंड के ऊपर जो टैक्स का रेट लग गया हायर, क्योंकि बेसिक रेट बैंड सारे का सारा यहाँ पे यूज़ हो चुका है। सो जितना भी आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन है उसके ऊपर हायर रेट लग गया 28%। सो सारे टैक्सेस को ऐड किया हमने, तो ये टोटल टैक्स हमारे पास आ गया 5370। किसी को भी कोई भी बात समझ नहीं आई तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। सलीम, आप जो है ना वो बेसिक रेट बैंड पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे लगा के देख लेना, आंसर सेम आएगा। आप बेसिक रेट बैंड जो है वो पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे बेशक अप्लाई करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। सो आप टैक्स रेट जो है ना दिल करे तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे लगा अप्लाई कर लो पहले, और अगर दिल करे तो अदर गेम्स पे पहले अप्लाई कर लो, डजेंट मैटर। टैक्स रेट नो इशू, लेकिन इन दो चीज़ों का ख्याल रखना, एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट का और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का। ये जो दो अमाउंट्स हैं ये पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले गेम्स में से डिडक्ट होंगी, उसके बाद अदर गेम्स में से डिडक्ट होंगी। कैलकुलेट करके दिखा दूँ? अभी दिखा देता हूँ। लें, वही टैक्सेबल गेन्स मैंने उठाए, ये वाले गेन्स डायरेक्टली मैंने ये वाले उठा लिए। या एक सेकेंड, जब मेरे पास कॉपी करने की ऑप्शन है तो मैं पूरी एग्जांपल ही क्यों ना करूँ। अब लोग कह रहे हैं पहले रेजिडेंशियल पे अप्लाई करके दिखा दूँ, बिल्कुल दिखा देते हैं, मसला क्या। देखिए जी, अभी हम लगा लेते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर पहले टैक्स रेट्स अप्लाई कर लेते हैं। देखिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का टैक्स रेट कितने, ये वाला गेन कितने? 4,000। 4,000 के ऊपर हम पहले बेसिक रेट बैंड जो है वो लें। 4,000 के ऊपर हमने पहले अप्लाई कर लिया। बेसिक रेट बैंड टोटल कितना होता है? 37,500। ये रहा, इधर लिख दिया मैंने। बेसिक रेट बैंड टोटल कितना होता है? 37,500। 4,000 यहाँ पे यूज़ हो गया,
बाकी ये बच गया। तो मैंने माइनस करवा दिया, 37,500 में से 4,000 यहाँ पे यूज़ हो गया, तो बाकी कितना बच गया, 33,500। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन कितने, 40,000। इसमें से बेसिक रेट बैंड अभी भी बचा हुआ है कितना, 33,500 का। उसके ऊपर टैक्स का रेट कितना लगेगा, 10%। और जो रिमेनिंग गेन होगा इक्वल टू 40,000 माइनस 33,500। बाकी जो गेन है उसके ऊपर टैक्स का रेट कितना है, 20%। और फॉर्मूले को चेंज, 5370, ऊपर भी कितना था, 5370। तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे पहले लगा लें, या जो है वो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर पहले टैक्स रेट अप्लाई कर लें, या अदर गेन्स के ऊपर टैक्स रेट्स पहले अप्लाई कर लें, डजेंट मैटर। दोनों केसेस में आपके पास आंसर सेम है। आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं आज के लेक्चर का, पेमेंट ऑफ सीजीटी। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह पूरी 2.5 घंटे की क्लास पढ़ेंगे हम। पेमेंट ऑफ सीजीटी, सीजीटी पे करने की ड्यू डेट क्या होती है, टैक्स ईयर के बाद 31 जनवरी जो आती है। टैक्स ईयर एंड होने के बाद जो नेक्स्ट 31 जनवरी आएगी, दैट वुड बी द ड्यू डेट टू पे सीजीटी। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं 1920 की, अगर हम बात करें 1920 की, तो 2019-20 कब एंड होगा, 2019-20 जो है वो 6 अप्रैल 19 से स्टार्ट होता है, 5 अप्रैल 20 को एंड होता है। सो 5 अप्रैल 20 के बाद जो नेक्स्ट 31 जनवरी आएगी, सो टैक्स ईयर एंड होने के बाद 31 जनवरी स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 21। दिस इज़ द ड्यू डेट टू पे सीजीटी। टैक्स ईयर एंड होने के बाद जो नेक्स्ट 31 जनवरी आएगी, उस डेट तक हमने जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना है। नेक्स्ट, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी एसेट की सेलिंग प्राइस जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी, आपने एक एसेट सेल किया है तो आपको उसकी सेलिंग प्राइस लमसम नहीं मिल रही, आपने एक एसेट सेल किया है और उसकी सेलिंग प्राइस आपको रिसीव हो रही है इंस्टॉलमेंट्स में, तो आप कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो भी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, अगर किसी एसेट की सेलिंग प्राइस जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव हो रही है, और जो इंस्टॉलमेंट्स का टाइम है वो एटलीस्ट 1.5 ईयर मीन्स 18 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप एक एसेट सेल कर रहे हैं और आपको सेलिंग प्राइस जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही है, और इंस्टॉलमेंट का जो टाइम है वो 1.5 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर उस एसेट का जितना टैक्स बनेगा वो भी आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। और जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होएगी, इंस्टॉलमेंट का टाइम कितना होगा, शॉर्टर ऑफ 8 ईयर्स और ड्यूरेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बंदे को 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, तो आप टैक्स भी 4 सालों में पे कर सकते हो।
अगर आप किसी बंदे को 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स ऑफर कर रहे हैं तो आप टैक्स भी 5 साल में पे कर सकते हो। अगर आप किसी बंदे को 10 साल की इंस्टॉलमेंट्स ऑफर कर रहे हैं तो फिर 8 ईयर्स में पे करना है। अगर आप 8 ईयर से ज़्यादा का इंस्टॉलमेंट टाइम ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, जिस तरह आप अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में नॉर्मली होता है। सो अगर आप किसी को कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और आप उसको इंस्टॉलमेंट्स का जो टाइम है वो मोर देन 8 ईयर दे रहे हैं, तो टैक्स लॉ आपको 8 ईयर से ज़्यादा टाइम अलाउ नहीं करता। विद इन 8 ईयर्स जो है वो आपने सारे का सारा जो है टैक्स पे करना। सो अर्लियर ऑफ 8 ईयर्स और ड्यूरेशन फॉर द इंस्टॉलमेंट्स। लास्ट पॉइंट, अगर आप कोई एसेट गिफ्ट करते हैं और वो जो एसेट है वो या लैंड एंड बिल्डिंग है या अनकोटेड कंपनी के शेयर्स हैं या कोटेड कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन डिफरेंस ये है अगर आप अनकोटेड शेयर्स गिफ्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोटेड शेयर्स ऑफर कर रहे हैं तो कंट्रोल होना ज़रूरी है। ये 3 एसेट्स हैं। अगर आप इनमें से कोई एसेट गिफ्ट कर रहे हैं, नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग आप गिफ्ट कर रहे हैं, नंबर 2 अनकोटेड शेयर्स गिफ्ट कर रहे हैं, नंबर 3 कोटेड शेयर्स गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कोटेड शेयर्स के लिए कंडीशन है कि जो कोटेड शेयर्स हैं गिफ्ट देने से पहले आपके पास मोर देन 50% होने चाहिए। अगर इन 3 में से कोई एक एसेट आप गिफ्ट कर रहे हैं तो जो भी इसका टैक्स बनेगा वो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। और कितनी इंस्टॉलमेंट्स में? 10 साल की, 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। आप 10 सालों में जो है वो टैक्स पे कर सकते हैं। कैपिटल लॉस स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि हम कैपिटल लॉस का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। करंट ईयर का जो लॉस है उसको करंट ईयर से ही डिडक्ट कर लेते हैं, अगर लॉस बच जाता है तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और इनडेफिनेट टाइम तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक लॉस यूटिलाइज नहीं हो जाता। और जब भी हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो अगले साल में एनुअल एग्जाम्पशन के बाद हमने उस लॉस को एडजस्ट करना है। ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस जो होंगे वो हमेशा एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट डिडक्ट होने के बाद माइनस होंगे। फिर 2 छोटे छोटे पॉइंट लॉसेस से रिलेटेड रहते हैं, साथ ही ये टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास डेथ ईयर कैपिटल लॉस। डेथ ईयर कैपिटल लॉस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल देखें ना, डेथ ईयर कैपिटल लॉस, टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को। टैक्स ईयर आपका स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को, और स्टूडेंट्स आपको पता है टैक्स ईयर जो है वो आपका एंड होता है 5 अप्रैल को। और एक बंदे की स्टूडेंट्स, एक बंदे की डेथ हो गई, एक बंदे की डेथ हो गई यहाँ पे करके 30 नवंबर 19, ये है इस इंडिविजुअल की डेथ डेट। अब देखिए इस टैक्स ईयर में इतना टाइम तो ये बंदा जिंदा है ना यार। डेथ कब हुई है? 30 नवंबर को, तो 6 अप्रैल 19 से 30 नवंबर 19 तक तो ये बंदा जिंदा है। अगर इस ड्यूरेशन में इसने कोई एसेट सेल किए उनका गेन लॉस तो टैक्सेबल है ना। और अगर इस ड्यूरेशन के अंदर जो भी उसने एसेट सेल आउट किए हैं उनका नेट गेन आ जाता है तो सीजीटी अराइज होगा। और अगर इस ड्यूरेशन का लॉस आ जाता है तो उस लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा?
स्टूडेंट्स इस लॉस को, इस ड्यूरेशन के लॉस को, ये जो मैंने कलर की एरिया किया हुआ है, इस ड्यूरेशन के लॉस को अब हम बोलते हैं डेथ ईयर कैपिटल लॉस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डेथ ईयर कैपिटल लॉस जो है एक बंदे का डेथ ईयर है सपोज 2019-20। सो डेथ ईयर का जो कैपिटल लॉस होगा उसको हम पिछले 3 सालों से डिडक्ट कर सकते हैं। इससे पिछला साल कौन सा स्टूडेंट्स? 2018-19। उससे पिछला कौन सा है? 2017-18। उससे पिछला साल कौन सा है? 2016-17। ये बनते हैं पिछले 3 साल। तो सबसे पहले हमने 18-19 से लॉस माइनस करना है, उसके बाद हमने 17-18 से लॉस माइनस करना है। थर्ड प्रायोरिटी जो है वो 16-17 की। सो डेथ ईयर कैपिटल लॉस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ प्रीवियस 3 टैक्स ईयर्स। अब स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि पिछले 3 सालों का टैक्स तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो बिल्कुल कर चुके हो, तो आपको रिफंड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। जो बंदा मर गया है उसकी फैमिली मेंबर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो रिफंड होगा। सो डेथ ईयर कैपिटल लॉस will be deducted from capital gain of previous 3 tax years on LIFO basis. डेथ ईयर कैपिटल लॉस जो है पिछले 3 सालों से डिडक्ट होगा LIFO बेसिस। स्टूडेंट्स किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा। लॉस से रिलेटेड लास्ट पॉइंट और आज के लेक्चर का भी लास्ट पॉइंट, नेग्लिजिबल वैल्यू। स्टूडेंट देखिएगा, एक एसेट है जो हमने परचेज किया था 70,000 पाउंड्स का, और उसकी करंट मार्केट वैल्यू जो है वो रह गई है 2,000 पाउंड्स, और साथ में मैं लिख देता हूँ नेग्लिजिबल। क्वेश्चन के अंदर या तो ज़ीरो शो कर देगा वो, और या आपको नेग्लिजिबल मेंशन कर देगा। मेजॉरिटी केसेस में वो कहते हैं ज़ीरो, और ये एग्जांपल फिट होती है ज़्यादा शेयर्स के ऊपर। एक आइडियल एग्जांपल है नेग्लिजिबल वैल्यू क्लेम की शेयर्स के लिए। शेयर्स में एज ए एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स परचेज़ किए थे 70,000 पाउंड के, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई और अब शेयर्स की वैल्यू जो है वो रह गई जस्ट 2,000 पाउंड्स, और क्वेश्चन में मेंशन है कि इट इज़ नेग्लिजिबल वैल्यू। अब मुझे एक बात बताएं, लॉस कितना हुआ आपको? या शेयर्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई या नेग्लिजिबल हो गई? मुझे जल्दी से बताइएगा, इन शेयर्स के ऊपर आपको लॉस कितना हुआ? 70,000 के शेयर्स थे भैया, अभी उनकी वैल्यू रह गई है 2,000। जल्दी से बोलते लॉस कितना हुआ है? 68,000। तो अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस की बात है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो स्ट्रेट अवे हम कैपिटल लॉस ट्रीट करेंगे 68,000 पाउंड्स का, और रिवाइज्ड कॉस्ट एसेट की कितनी हो जाएगी? रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एसेट 68,000 का तो हमने लॉस चार्ज कर दिया ना। ऐसे टोटल था कितने का? 70,000 का। अभी कितने का रह गया? 2,000 का।
तो टैक्स लॉ आपको अलाउ करता है कि लॉस क्लेम कर लो। 68,000 का हम लॉस क्लेम कर लेंगे, और लॉस क्लेम करने का मतलब क्या है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कर देंगे। हम इस साल का जो लॉस है वो इसी साल के गेन से डिडक्ट कर देंगे। 68,000 का आपका हो जाएगा कैपिटल लॉस, और एसेट की जो रिवाइज कॉस्ट है वो हो जाएगी 2,000। किसी को कोई भी इशू है, कोई बात समझ नहीं आई तो ज़रूर पूछिएगा। आज का लेक्चर इतना ही था। आप में से किसी को कोई भी पॉइंट पूछना है ज़रूर पूछें।